अभी हमें ब्लड का कुछ बेसिक समझना है। तो ब्लड का बेसिक क्या समझेंगे? समझे, देखो बेटा, ये क्या है? ये एक ब्लड वेसल है। ये क्या है? एक ब्लड वेसल है। ये लीजिए ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल के अंदर आपको दिख रहा है आरबीसी दिख रही है। ये लीजिए आरबीसी। आपको इसके अंदर कुछ प्लेटलेट्स दिख रही हैं, जो छोटी-छोटी सेल्स होती हैं, जो ये टाइप से दिख रही हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। और कुछ बड़े साइज में जो सेल्स दिख रही हैं, दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। और उसके अलावा जो यहाँ पर फ्लूइड पाया जाएगा बेटा, जो भी और बाकी फ्लूइड पाया जाएगा, उसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है? ये थोड़ा बेसिक, थोड़ा और डिटेल करते हैं। होता क्या है? ये नहीं सर, ये बाद में करते हैं। सर यहाँ डिटेल समझते हैं। सर डिटेल समझते हैं। सर डिटेल क्या है? जो ब्लड है बेटा, दिस इज ब्लड। ब्लड ब्लड जो होता है, इसको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप में। ब्लड को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप में। अब ब्लड को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे, क्या क्या होंगे, वो हम डिटेल करेंगे। बट मैं इसको बेसिकली 3 की जगह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई कर देता हूँ। इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम क्लासिफाई कर देते हैं। This blood is classified into a 2 different group। ये ब्लड है। इस ब्लड को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। सर पहला प्लाज्मा और फिर दूसरा इसको क्लासिफाई किया गया फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है सर। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए। प्लाज्मा हमने जाना है बेटा थोड़ी देर पहले कि प्लाज्मा बेसिक क्या है, और डिटेल मैं बताऊंगा विद इन अ मिनट। ओके, नाउ जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू द 3 कैटेगरीज। अब इस फॉर्म्ड एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज। इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। एक का नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। एंड प्लेटलेट एंड प्लेटेलेट। अब सर ये हो गया। सर आरबीसी का ही एक दूसरा नाम होता है, और वो दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट जो होता है, इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। साइट का मतलब बेटा सेल। थ्रोम्बो मतलब जो अर्ली टाइप में जो सेल का फॉर्मेशन हुआ, या फिर ल्यूको जो सेल का फॉर्मेशन हुआ। इनके हम डिफरेंट टाइप के नेम पढ़ते हैं जब ज्यादा डिटेल करते हैं। जहाँ आप एमबीबीएस या ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पे और अच्छे से इसको डिटेल करोगे। सर बेसिक क्या चीज जानी मैंने? ब्लड इज क्लासिफाइड into 2 group, that's the plasma and the formed element, and formed element is further classified into 3 group: RBC, WBC, platelets। अब सर मैंने ये चीज जान ली कि इनको क्लासिफाई तो कर दिया इसमें। अब आरबीसी को फर्दर किसी चीज में क्लासिफाई नहीं करते। आरबीसी में सिर्फ आप आरबीसी पढ़ोगे। लेकिन सर डब्ल्यूबीसी को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू 2 ग्रुप्स। तो इसको आरबीसी को डब्ल्यूबीसी को आगे फिर से क्लासिफाई किया गया है इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। अब इसको 2 ग्रुप में क्लासिफाई करने के पीछे रीजन क्या है? एक ग्रुप का नाम है ग्रेनुलो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट।
ए ग्रेनुलोसाइट हो गया, वही ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। सर नाम समझते हैं, ग्रेनुल ग्रेनुलोसाइट मतलब सेल। जब किसी सेल के अंदर जब छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स मिलेंगे ऐसे, उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। और जिनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे, जिनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे, उनको बोलेंगे हम एग्रेनुलोसाइट। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ये एग्रेनुलोसाइट हो गए। यानी जो डिफरेंट उसमें प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो ग्रेनुलोसाइट, और जो ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है, वो एक ग्रेनुलोसाइट। अब सर जो ग्रेनुलोसाइट है, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू ए डिफरेंट ग्रुप। अब डिफरेंट ग्रुप में इनको क्लासिफाई करने के लिए हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट है, अब ये जो ग्रेनुलोसाइट हैं, ये डिफरेंट टाइप के हैं, और एग्रेनुलोसाइट वो भी डिफरेंट टाइप के हैं। तो उसके लिए हम एक बेसिक ज्यादा डिटेल में ना जाके, मैं इसका बेसिक एक आपको डायग्रामेटिकली इसको समझा देता हूँ। जो बेसोफिल है यानी व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया है। हमने 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया था, जस्ट आई क्लेरिफाई आफ्टर सम टाइम, बट फिलहाल उसको यहीं पे छोड़ें। यहाँ पे 3 चीजें हैं सर, यहाँ पर 3 चीजें हैं क्या, जो व्हाइट ब्लड सेल को क्लासिफाई किया गया है इनटू 5 ग्रुप। लेकिन आप 2 ग्रुप में, पहले व्हाइट ब्लड सेल को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया था। व्हाइट ब्लड सेल को एक तो सर कौन सा था, ग्रेनुलोसाइट था, और एक सर क्या था, एक ग्रेनुलोसाइट था। अब जो ग्रेनुलोसाइट है वो कौन है, वो मैं बता रहा हूं आपको, वो देखें। जो ग्रेनुलोसाइट है वो 3 है सर, ये वाले, ये रे सर। इनको बोलते हैं ऐसे NEB, ऐसे याद रखोगे, नैब है ना, निब होते हैं, निब, पेन की निब, तो ऐसे याद रखोगे, निब, NEB, नैब। तो N4 क्या होता है सर, न्यूट्रोफिल। E4 क्या होता है सर, ईसोनोफिल। B4 क्या होता है सर, बेसोफिल। ये हो गया, ये सारे के सारे क्या है सर, ये नैब क्या है, ये है सर ग्रेनुलोसाइट। क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज, ये तीनों के तीनों को क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट कौन से सर, 3 है, NEB, नैब, याद रखने का तरीका। दूसरा, जो एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं वो 2 होते हैं सर, एक होता है मोनोसाइट और दूसरा क्या होता है, लिम्फोसाइट। अभी मैक्रोफेज पे ध्यान नहीं देना, अभी आपको याद रखना है कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होते हैं, ये 2 होते हैं। कि ये जो एक ग्रेनुलोसाइट है, ये क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ये एक ग्रेनुलोसाइट्स हैं। तो एक ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से हैं सर, मोनोसाइट एंड ये लिम्फोसाइट, याद रखेंगे, स्मॉल अभी छोड़ दें। तो इनमें एक चीज, क्या चीज देखने को मिली आपको, इन सब में क्या चीज देखने को मिली, मैंने एक चीज ये जानी कि व्हाइट ब्लड सेल को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया सर। पहला ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एग्रेनुलोसाइट। सर ग्रेनुलोसाइट वो होते हैं जिनमें ग्रेनुल्स होते हैं, और कैसे समझेंगे ग्रेनुल्स क्या, रफ करते हैं इसको पहले। ये देखें, अब जैसे ही आप यहां पर देखेंगे इस बेसोफिल में, बेसोफिल में क्या आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, इनमें विजिबल नहीं है, बट इन नेक्स्ट क्लास आई श्योर अबाउट इट कि मैं तुम्हें इसको पूरा क्लियरली दिखाऊं कि इनमें ग्रेनुल्स कैसे दिख रहे हैं, उनमें ग्रेनुल्स क्यों नहीं दिख रहे। तो इसलिए इनको बोला जाता है ग्रेनुलोसाइट, और इन दोनों को बोला जाता है एग्रेनुलोसाइट। इन दोनों को बोला जाता है एग्रेनुलो, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो बेसिक चीज अभी हमने ये जानी कि ब्लड जो है दैट विल बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। क्या है सर वो, देखते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। आपने पढ़ा था, जब आपको 7वां चैप्टर पढ़ाया गया था, उस 7वें चैप्टर में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया गया था। तो वो जो बेटा कनेक्टिव टिश्यू वहां पढ़ना था ब्लड के बारे में, वो अब आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। जो कनेक्टिव टिश्यू वहां पढ़ते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या, जो कनेक्ट करना वाला टिश्यू होता है, जो बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह से कनेक्ट करने वाला, तो वो क्या है, ब्लड है। ब्लड आपकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है। तो ये स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जो कंसिस्ट करता है क्या, फ्लूइड मैट्रिक्स एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। इन 3 चीजों को मिला के क्या बना है सर, हमारा ब्लड बना है।
अब प्लाज्मा क्या है सर वो देख लेते हैं। ये सर जो बना हुआ है ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में लिखा है प्लाज्मा इज ए स्ट्रोक कलर्ड एंड विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड मतलब क्या? जब किसी कोई सॉलिड यानी ना जैसे जेली जो है उसको आप पीस लो और वो एकदम क्या है एकदम चिपचिपी सी हो जाएगी, गीली गाली सी हो जाएगी, वो गुड़कती गुड़कती ऐसे जाएगी। ठीक है, कोई सॉलिड लिक्विड टाइप की चीज। जैसे क्या? जैसे क्या? इट कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। इस वैल्यू को याद रखना है बेटा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अभी है क्या? विस्कस फ्लूइड को बेसिकली ऐसे कह सकते हो कि कोई जैसे एक पानी की बूंद है ये मान लो, है ना, कोई मतलब एक कोई फ्लूइड है। ये फ्लूइड जो है ये कैसे गुड़कता गुड़कता जाएगा, ऐसे गुड़कता गुड़कता आगे मूव करेगा। मतलब इसको आप धक्का दोगे यहाँ से तो ये आगे की ओर मूव करना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे जेली जो होती है, एक एक कॉमन एक किसकी बात करें, स्पूटम, एक बलगम जो होता है, बलगम, एक बलगम को कभी देखा होगा आपने? सेम जो बलगम होता है ये उसी टाइप का फ्लूइड होता है, उसी की तरह ही, उसी को बोलते हैं विस्कस फ्लूइड। ना तो उसमें ज्यादा विस्कस बेसिक कहते हैं जो सेमी सॉलिड होता है, ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, तो उसको विस्कस कह देते हैं। तो उसी टाइप से ये जो जेली टाइप से दिखेगा ये विस्कस फ्लूइड होता है। लाइक एज स्पूटम, जो बलगम होता है उसकी तरह दिखता है। ये जो स्क्रीन पे विजिबल है दिस इज प्लाज्मा। ये जो है ये प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा का जो कलर दिख रहा है ये विस्कस टाइप का होता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा टाइप का। एक लिक्विड जो है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का है, लाइक एज चाशनी, जब गुड़ की जो सॉरी चीनी की जब चाशनी बन जाती है तो उस टाइप का जो लिक्विड होता है ये उस टाइप का लिक्विड होता है, थोड़ा सॉलिड सॉलिड टाइप का, ना ज्यादा लिक्विड ना ज्यादा सॉलिड। तो उसको ये प्लाज्मा जो है इसका कलर जो होता है ये क्या बोलते हैं, आपको स्ट्रॉ कलर दिख रहा है ना? तो ये चीज याद रखना है। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रॉ कलर जो होता है वो उसी में आता है एक्चुअली। कुछ स्टेम जैसे आपने कुछ ग्रेन्स देखे होंगे, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट के जो ग्रेन्स होते हैं, स्ट्रो का सिंपल मीन होता है कि स्टेम ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ ग्रेन्स, है ना। कुछ जैसे छोटे छोटे जिनके अंदर ग्रेन्स आते हैं जिन प्लांट्स के अंदर, उनका जो स्टेम होता है ये उस कलर का होता है। जैसे आप कभी व्हीट प्लांट का जो स्टेम देखोगे तो उसके जैसा दिखेगा, या फिर आप मक्के के प्लांट का स्टेम देखोगे तो ये उसके टाइप का दिखता है। तो बेसिकली इसको स्ट्रो कलर बोल देते हैं, बट डायरेक्टली येलोइश कलर नहीं बोल सकते। ठीक है, हल्का येलोइश बोल सकते हैं, लाइट येलो इस टाइप से वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मा है जो आपको स्ट्रो कलर का दिख रहा है। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? लिखा है प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर्ड एंड विस्कस फ्लूइड। तो पहली चीज, प्लाज्मा एक विस्कस कलर्ड है, एक लाइन। दूसरी लाइन, इट इज अ विस्कस फ्लूइड जो कंस्टिट्यूट करता है अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड का टोटल 100% में से 55% तो कौन है? सिर्फ प्लाज्मा प्लाज्मा है, ये याद रखना है। आगे, इस प्लाज्मा में 90 टू 90 और 90 से 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन। इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तो सिर्फ पानी पानी है, और कुछ इसके साथ में प्रोटीन है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो 90 से 92% तो क्या हो गया, वाटर हो गया। 90 से 92%, और सर जो इसमें 60 से 8% जो होता है वो इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। किसके अंदर सर? प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में ये दोनों चीज पाई जाती हैं। अब ये जो प्रोटीन होता है ये भी सर डिफरेंट टाइप का होता है, यानी प्रोटीन जो होता है ये 3 टाइप का होता है। यहाँ पे नाम लिखा है इट प्रोटीन कंस्टिट्यूट द 6 to 8% ऑफ इट। और इसमें बोला गया इन प्रोटीन्स का नाम है फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन के नाम बेटा आपको एज इट इज याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों के बारे में अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कि भाई कि हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। उन 3 प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। फिर इनका एक एक फंक्शन है वो हमें पढ़ेंगे अभी हम। फाइब्रिनोजन मतलब फाइबर, है ना। तो एक फाइब्रिनोजन टाइप का पाया गया
दूसरा ग्लोबुलिन टाइप का पाया गया, तीसरा एल्बुमिन टाइप का पाया गया। तो फगा FGA है ना, या GFA, जिस हिसाब से आप इसको याद रखें उस हिसाब से याद रखें, बट याद रखें। तो अब एक चीज क्या हुआ, इसके नेक्स्ट उस पे जाएं, इसको हम आगे डिटेल करते हैं। ये रहा सर। अब एक एक पॉइंट लिखा है सबके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और निट के तो क्वेश्चन है ही है वो। पहला पॉइंट फाइब्रिनोजन के बारे में, पहला पॉइंट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन क्या है? आर द नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। क्लोटिंग मतलब क्या बेटा, आपने देखा होगा कि जब आपके चोट लग जाती है तो जब चोट लगने के बाद जो खुरंड सा आता है आपके ऊपर, तो बेटा वो फाइबर का तो होता है, वो यही वाला प्रोटीन होता है, वो यही वाला प्रोटीन होता है जो वहां पर उस फाइब्रिन यानी ब्लैक कलर का जो स्कार सा बन जाता है आपके उस पे, तो उसका जो फॉर्मेशन करता है वो फाइब्रिनोजन ही बनवाता है। तो वो क्या करता है, क्लोटिंग, ब्लड को क्लोट करने में हेल्पफुल करता है ताकि ज्यादा ब्लड बाहर ना निकले, या कोगुलेट कर देगा। दूसरी चीज ग्लोबुलिन का फंक्शन, ये भी क्वेश्चन है फिर। ग्लोबुलिन प्राइमरली, नाउ द ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या, इम्यूनिटी सिस्टम, बाहर के फॉरेन पैथोजन इन सबों से लड़ने की क्षमता रखता है of the body, and the albumin help in osmotic balance। osmotic balance मतलब क्या, कि बॉडी में ज्यादा पानी है या आयंस कम है या किसी भी चीज की जो कंडीशन होती है उसकी कमी को चेक करने का काम करता है कौन, एल्बुमिन। और बेटा इनका यही फंक्शन है। मैंने पूछा फाइब्रिनोजन का काम क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे सर फाइब्रिनोजन का फंक्शन है क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। दूसरा ग्लोबुलिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एल्बुमिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे ऑस्मोटिक बैलेंस। ये निट के क्वेश्चन है, एज इट इज पूछे गए हैं, जिनमें से एल्बुमिन तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम प्लस सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन। ये याद रखने वाली बात है, बच्चे भूल जाते हैं कि प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट भी पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट यानी मिनरल्स भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिनरल्स भी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं एक्चुअली। तो ये वर्ड याद रखना है, ये आयंस प्रेजेंट हैं कहाँ बेटा, प्लाज्मा में। आप भूल मत जाना, आयंस भी होते हैं प्लाज्मा में। दूसरा ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एंड लिपिड एक्सेट्रा, ये सब भी होते हैं, आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा as they are always in the transit in the body. Now the factors for coagulation or clotting of the blood are also present in the plasma is an inactive form। हमारी ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा यानी ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए यानी थक्का जमाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम होते हैं और डिफरेंट टाइप के जो इलेमेंट होते हैं, लाइक जो प्लेटलेट वो भी प्लाज्मा में घूम रहा है, और डिफरेंट टाइप का लाइक जो फाइब्रिनोजन वो भी प्लाज्मा में घूम रहा है, तो ये भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सर कुछ ना कुछ जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लाइक एज एक का नाम बोल रहा हूँ, प्रोथ्रोम्बिनोजन। प्रोथ्रोम्बिनोजन ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में घूम रहा होता है। इस प्रोथ्रोम्बिनोजन को थ्रोम्बिन की फॉर्म में एक्टिव किया जाता है by the presence of a different type of an enzyme in the presence of an element like as a calcium 2 plus ion। यानी कैल्शियम 2 की प्लस में इस प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव को एक्टिव किया जाता है थ्रोम्बिन की फॉर्म में। ये आगे एक लाइन लिखी है, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। निट का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर यानी प्लाज्मा में से आपने क्लोटिंग फैक्टर उसको निकाल दोगे तो वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज देखो, अभी आप प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंशिएट करना सीखें थोड़ा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चीज है, यहां समझे। सबसे पहले ये चीज क्या की गई एक चीज क्या की गई यहां पर कि ये क्या है, कुछ नहीं किया गया, एक ट्यूब ली गई सर, ये एक ट्यूब ली गई है ना, इस ट्यूब के अंदर क्या कर दिया गया, ब्लड डाल दिया गया, इसके अंदर ब्लड डाल दिया गया।
जब इसके अंदर ब्लड डाल देंगे तो ब्लड जो है वो इसके बेस पे आ जाएगा, ये ब्लड आ गया, ये पूरा ब्लड भर जाएगा, ये भर गया, ये पूरा ब्लड भर गया। अब ये पूरा ब्लड से भर दिया तो इसमें ब्लड पूरा है, ये आपके पास इसमें क्या है, ये ब्लड है। अब बाद में हुआ क्या कि इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट ऐड किए गए, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो हैं वो ऐड किए गए। वो चीज देखें कि इस ब्लड में इस ट्यूब को आपने कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख दिया, ठीक है, नॉर्मली रख दिया। तो होगा क्या, जो हमारा ब्लड होता है, जो ब्लड सेल होती है हमारी, वो क्या होती है, भारी होती हैं। तो ग्रेविटी की वजह से ये सारी की सारी जो ब्लड की सेल्स होंगी, जो ये सारी की सारी ब्लड सेल्स होंगी, जो सारी की सारी ब्लड सेल हैं, ये सारी की सारी कहाँ बैठ गई सर, तल में बैठ गई, नीचे की ओर बैठ गई। देखो ये बैठी हुई दिख रही है बैठी हुई, ये नीचे की ओर बैठी हुई दिख रही है। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ब्लड जो है वो तो सर नीचे की ओर बैठ गया, ये देखो नीचे की ओर बैठ गया, बिल्कुल नीचे बैठ गया ब्लड। दूसरा, ऊपर की ओर कुछ व्हाइट येलो येलो टाइप का ये दिखने लगा, यहां से यहां तक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा येलो येलो टाइप का। लेकिन सर जो बीच में, जो बिल्कुल बीचों बीच में जो ये खाली स्पेस दिख रहा है, जिसको मैं येलो कलर कर रहा हूं, ये जो स्पेस दिखा सर, इस स्पेस में कुछ अलग टाइप के एलिमेंट भी देखने को मिले। तो हुआ क्या, एक ट्यूब ली बेटा, है ना, एक परख नली ली, उस परख नली के अंदर क्या कर दिया आपने, ब्लड डाल दिया, और उसको आपने एक क्या कर दिया, एक स्टॉक के अंदर, जो इसके अंदर हम उनको खड़ी रख सकते हैं, उसके अंदर उसको हमने रख दिया। सर बाद में हमने क्या चीज देखी कि जो ब्लड है वो तो ग्रेविटी की वजह से इसके तल में बैठ जाएगा, इसके बिल्कुल बेस में बैठ जाएगा, जैसे कि इस ट्यूब में दिख रहा है आपको, इस ट्यूब में जैसा आपको दिख रहा है ऐसा देखने को मिलेगा कि सारा का सारा, इस वाले ट्यूब में देखें बेटा, इस वाली ट्यूब में, इस वाले ट्यूब में सारा का सारा ब्लड क्या है, तो रेड ब्लड सेल जो है वो कहां देखने को मिली, सर बेस में आ गई। सर अगर रेड ब्लड सेल अगर बेस में आ जाती हैं, रेड ब्लड सेल अगर बेस पे आ जाएंगी, तो सर यहाँ बीच में कुछ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिले। सर वहां पर कौन मिले, वहां पर मिले व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। कौन मिले बिल्कुल बीचों बीच में, व्हाइट ब्लड सेल इन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट देखने को मिली। कहां मिली सर, बिल्कुल बीचों बीच में। और सर ऊपर की ओर जो लिक्विड रह गया उसका नाम था सर प्लाज्मा। क्या था, प्लाज्मा। अब ये चीज कब की गई थी, एक ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अब इसमें जो ब्लड है वो नॉर्मली था, ये तो इसमें तो सर ये प्लाज्मा था। अब लेफ्ट वाले को देखें, हुआ क्या कि इस प्लाज्मा में, इस प्लाज्मा में थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि इसमें कुछ क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, कुछ क्लोटिंग फैक्टर पाए जाएंगे, किसमें, प्लाज्मा में। अब इस प्लाज्मा से जब क्लोटिंग फैक्टर को आप निकाल दोगे, तो देखो बेटा, क्लोटिंग फैक्टर को जब आप निकाल दोगे तो होगा क्या, ब्लड बिल्कुल बेचारा डर के मारे कॉर्नर में बैठ गया और क्लोट हो गया, है ना, थोड़ा सा ब्लड क्लोट हो गया। देखो इतना सारा ब्लड था, इतना सारा ब्लड था, वो सारा का सारा बिल्कुल बेस पे जाके क्लोट हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा, क्योंकि इस पूरे ब्लड में से क्या कर दिया गया, आपने क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दिया, यानी प्लाज्मा में से। अगर प्लाज्मा से आपने क्लोटिंग, यानी इस प्लाज्मा से आपने क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिए, तो ये क्या कहलाएगा, सेरम कहलाएगा। इसलिए एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ये लाइन लिखी हुई है कि प्लाज्मा यानी सेरम बराबर प्लाज्मा माइनस, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। अगर क्लोटिंग फैक्टर को आप प्लाज्मा में से निकाल दोगे तो वो क्या कहलाएगा, सेरम कहलाएगा। ये नेट का बगल में समझ लेते दूसरी ट्यूब में, ये दूसरी ट्यूब में क्या दिखाया गया, वही चीज दिखाई गई है। जैसे यहां पर क्या बोला गया, यहां पर बोला गया सर ये प्लाज्मा है, ये रहा सर ऊपर प्लाज्मा, ये रहा सर प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में ऊपर की ओर प्लाज्मा प्लाज्मा दिख रहा है, और नीचे की साइड हमारा कौन सा ब्लड दिख रहा है, वो वाला ब्लड जो क्लोट नहीं हुआ, इसको लिखा है एंटीकोगुलेटेड आरबीसी, यानी वो वाला आरबीसी जो कोगुलेट नहीं हुआ। और इस कोगुलेशन प्रोटीन में हमारे, यानी इस कोगुलेशन प्रोटीन स्टिल प्रेजेंट, यानी इसके अंदर हमारे क्लोटिंग फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है, क्लोटिंग फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर
क्लोटिंग फैक्टर जो है वो क्या है, अब्सेंट है। क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट है, तो यहाँ पे आरबीसी देखो कैसे हो गया, चीथड़े चीथड़े उड़ गए आरबीसी के। आरबीसी है ना, जब जैसे आप कभी ब्लड टेस्ट कराते हो तो हमारा आरबीसी को चेक करते हो तो उसमें क्लोट बन जाता है ना, वैसे आप समझोगे कभी करोगे तो इसमें से सेरम सेरम रहा, तो सेरम में क्या नहीं है, सेरम में सर क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, यानी कोओगुलेशन वाले फैक्टर नहीं है, तो हमारा आरबीसी क्या है, कोगुलेट कर गया, दिस इज योर सेरम। तो ये चीज आपको फिलहाल याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक वी कंटिन्यू और नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू।